नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम टॉपिक्स हैं आरटीआई वर्सेस डाटा प्रोटेक्शन प्रोविजंस। इसको देखेंगे। यहाँ पे मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। ईडन रैप, ये जो एक नई डेवलपमेंट है, एक नई डिस्कवरी है और ये न्यूज़ में है। तो क्या है ये, इसको देखा जाएगा। देन कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। साथ जुडिशियल रिफॉर्म क्या चाहिए हमें। सो डीलिमिटेशन का मुद्दा एक बार फिर है, तो इसको थोड़ा देखेंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एक एडिटोरियल के अंदर आए हैं, वी विल लुक इनटू दैट। एंड देन गिग इकोनॉमी, तो गिग इकोनॉमी कैसे हमारा फ्यूचर है, और इस सब टॉपिक्स पे लेके हम लोग PYQs भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज यहाँ पे फ्रंट पेज पे आप देख सकते हैं कि 26/11 के एक इंडिविजुअल हैं जो बेसिकली प्लानर थे, उनका नाम यहाँ पे सामने आया और आज जो है गवर्नमेंट उनको ले आई है यूनाइटेड स्टेट से। अब देखना होगा क्या इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से निकलवा पाते हैं। लेकिन अगर आप कल का अखबार उठा के देखेंगे तो फॉर्मर होम सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दी। फॉर्मर होम सेक्रेटरी ने बताया कि भी जो राणा है, ही इज़ जस्ट अ स्मॉल प्लेयर। क्लियर, वो बड़े लेवल के प्लानर नहीं थे, स्मॉल प्लेयर थे। देयर इज़ अनदर पर्सन, डेविड हेडली। डेविड हेडली जो है वो मेजर प्लानर्स में से एक था। एंड डेविड हेडली इज़ अ यूएस सिटीज़न, तो यूएस उसे तो हमें देगा नहीं। एंड राणा, इफ़ यू टॉक अबाउट, ही इज़ अ कैनेडियन सिटीज़न। एंड इतना ही नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान ने भी यही स्टेटमेंट दी है कि राणा इज़ अ कैनेडियन सिटीज़न एंड पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान दे रहा है। सो ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यू कैन से मेजर न्यूज़ जो हमें देखनी है, दैट इज़ आरटीआई वर्सेस डाटा प्रोटेक्शन लॉ। तो ये बड़ी खबर होगी, इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, देखिए आरटीआई एक ऐसा कानून है जो कहता है कि ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, मतलब आप इंफॉर्मेशन को रिलीज करेंगे। क्लियर, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। और दूसरी तरफ आपकी तरफ है डाटा प्रोटेक्शन लॉ, जो ये कहता है कि गवर्नमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, बिना जो है लीगल मींस के वो रिलीज नहीं किया जा सकेगा। तो ये क्लैरिटी के साथ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझेंगे कि इस पे क्लियर बात ये बताई गई है कि दो लॉज आपस में कन्फ्लिक्टिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। एक ये कह रहा है कि आरटीआई जो कहता है कि भाई इंफॉर्मेशन रिलीज करो, डाटा प्रोटेक्शन कह रहा है कि मुझे डाटा प्रोटेक्ट करना, मैं रिलीज नहीं करूंगा। वहां पे क्लैरिफिकेशन देते हुए हमारे यहाँ पे मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें जो है एक राइट बैलेंस मेंटेन करना है। आरटीआई की अपनी यूटिलिटी है, डाटा प्रोटेक्शन की अपनी यूटिलिटी है। कई बार होता क्या है कि आरटीआई फाइल की जाती है किसी को पर्सनली अटैक करने के लिए ना, उस केस के अंदर ऑलरेडी हमारे पास जो है प्रोविजंस अवेलेबल है कि अब आरटीआई के अंदर किस पर्पस के लिए आप आरटीआई की इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, उसके लिए आपको रीजन देना पड़ता है। ठीक है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, बैलेंस जो है वो ठीक ठाक मेंटेन रहेगा। अब देखिए 2019 2018 के अंदर आप ये क्वेश्चन देखिए, आरटीआई एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और 2019 में तो इन्होंने पूछा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कैसे एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन आप रिलीज नहीं करेंगे व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, वो नेशनल सिक्योरिटी वाला पॉइंट तो अभी भी वैलिड है, बिल्कुल सही बात है। उसके लिए हमें कई ऐसी जानकारी होती हैं जो हमें छुपानी होती हैं, जिसके अंदर डिफेंस या बाकी आप बोल सकते हैं एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है छुपानी होती है। सो वो बात है यहाँ पे। दूसरी, आप मेंस 2018 का सवाल देखिए कि आरटीआई एक्ट इज नॉट ऑल अबाउट सिटीजन, इट इज असेंशियली, इट रीडिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक, तो आरटीआई कैसे अकाउंटेबिलिटी को रीडिफाइन करता है, इस पहलू को भी थोड़ा समझेंगे। देखिए आरटीआई कर क्या रहा है, आरटीआई जो है आपको इंफॉर्मेशन रिलीज करवा रहा है। ठीक, अब एक चीज समझनी है, इंफॉर्मेशन रिलीज करके पब्लिक डोमेन में जा रही है ये इंफॉर्मेशन, और आज प्रेजेंट टाइम वी आर लिविंग इन अ नॉलेज इकोनॉमी। क्लियर, वेयर नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे नॉलेज पावर है, तो पब्लिक के पास अगर ये नॉलेज आती है आरटीआई की हेल्प से, तो पब्लिक हो जाएगी पावरफुल।
यही तो हमारे जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो है एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक एम्पावरमेंट। अब देखिए, जब इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। आप किसी की जो है जवाबदेही फिक्स कर रहे हैं। आंसरेबिलिटी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? दैट यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चन। आप सही सवाल कर रहे हों, ये ज़रूरी है। आप सही सवाल कब करेंगे? व्हेन यू विल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, पब्लिक डोमेन में वो इंफॉर्मेशन होगी, यू विल पुट अप अ राइट क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। सरकार को उस तरीके से जवाबदेह बनाया जाएगा। तो ये एक तरीके से आरटीआई करता है यहाँ पे कि भी पब्लिक एम्पावरमेंट तो है ही है, पब्लिक एम्पावरमेंट के साथ अकाउंटेबल भी बना रहा है सरकार को। और एक तरीके से पब्लिक अगर एम्पावर्ड है तभी जो है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकती है, बिना उसके जो है ये इतना पॉसिबल नहीं होगा। देन देर इज़ अ डिस्कवरी अबाउट, यू कैन से, एक ऐसा रैपर बनाया है। देखिए, अभी तक हम रैपर के अंदर प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते आए हैं, और छोटे आप टॉफ़ी वगैरह देख लीजिए, उसके अंदर भी प्लास्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, पैकेजिंग मटेरियल में भी अभी प्लास्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। बट ये ईडन रैप करके है, एंड दिस इज़ द इको फ्रेंडली बेसिकली रैपर। होगा क्या इसके अंदर? यहाँ पे हम बैक्टीरिया डिराइव्ड सेलुलोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सेलुलोज से बनता है, और इसकी खासियत क्या होगी? इस रैपर को 1 मंथ के अंदर ही आप डिकम्पोज कर सकते हैं। मतलब ये रैपर 1 मंथ में डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी जो है एक तरीके से डिस्कवरी हो सकती है, इनोवेशन हो सकती है यहाँ पे, एंड दिस क्रेडिट गोज टू इंडियंस। ओके, तो बढ़िया चीज़ है। अब ये देखना होगा कैसे जो है इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके साथ और भी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है कि भाई ये फूड की शेल्फ लाइफ को एनहांस करता है। क्यों? इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर असेंशियल ऑयल्स जो हैं उसका भी इस्तेमाल किया गया है, तो वो आपके खाने को भी, उसकी क्वालिटी को भी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए, अगर आपने इसको डिकम्पोज डिस्कास्ट मतलब इसको डिस्कार्ड कर दिया तो 1 मंथ में डिकम्पोज हो जाएगा। तो जो हमारी प्लास्टिक्स की प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पे सोल्व हो सकती हैं। तो बढ़िया चीज़ है ये। अब डिपेंड करता होगा, करना होगा कि भी कैसे इसको हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए लेके आएंगे। अब जरा देखिए, ये जैसी डेवलपमेंट जो है ये न्यूज़ में रहती है ना, तो उसमें यूपीएससी हर साल सवाल करता है। तो 2019-18 के अंदर हमने 2 टॉपिक उठाए हैं। तो जैसे Cas9 प्रोटीन, अब देखो ये बेसिकली उस टाइम पे जीन एडिटिंग के अंदर काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था। ये मोलिकुलर सीजर्स को बोलते हैं, डीएनए एडिटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके एंजाइम्स ही होते हैं Cas9, और उस एंजाइम का इस्तेमाल करके आप डीएनए के किसी स्ट्रैंड को ब्रेक करते हैं, तो इसीलिए इसे मोलिकुलर सीजर बोलते हैं। क्लियर? तो ए इसका सही आंसर है। दूसरा देखिए, वाई इज द प्लांट कॉल्ड प्रोस्पिस जुलिफोरा इज मैंशनड इन न्यूज़। अब देखो, एक चीज़ समझनी है कि ये जो प्रोसोपिस जुलिफोरा है, ये हम लेके आए थे कि हमें जो है अच्छा खासा यहाँ पे लकड़ियाँ जलाने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, वुड के लिए आप इसको लेके आए थे। क्यों? उस वुड का करना क्या था? आप उसको फ्यूल की तरह यूज़ करना चाहते थे। ठीक है, अब हुआ क्या, ओवर द टाइम ये जो है यहाँ के नेटिव स्पीशीज़ के लिए एक तरीके का खतरा बन गया था। जो नेटिव है उनके लिए काफ़ी इसने डैमेज किया। अच्छा, नेटिव स्पीशीज़ अगर डैमेज हो रही है तो उसके साथ एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी भी इम्पैक्ट होगी। तो इसीलिए इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया इन विच इट ग्रोज। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो पूरा एक कहानी आपको पता होनी चाहिए। देन मूविंग फॉरवर्ड टू, अब देखिए यहाँ पे और कोई न्यूज़ ऐसी हो जो छूट ना गई हो, उसको देखते हुए चलेंगे इन द मीन टाइम। सो रीजनल पेजेस के अंदर कुछ खास ऐसे बड़े लेवल पे कुछ होता नहीं है। ओके, बट अभी देखना पड़ेगा। हाँ, ये न्यूज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नाउ, सरेंडर पॉलिसी इज़ नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन। ये माओइस्ट ने कहा है। माओइस्ट ने कहा है पहले जो है आप पीस रिस्टोर करें, उसके बाद बातचीत होगी। सी, दीज आर ऑल टैक्टिक्स। ये पास्ट में भी ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, तो मेजर गेम आपको समझना होगा, ये माओइज्म नक्सलिज्म जो है ये आइडियोलॉजीज़ हैं। तो आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए आपको बेटर आइडियोलॉजी ही देनी पड़ती है, बेटर नैरेटिव देना पड़ता है जनता को। ठीक, ताकि पब्लिक आप पे विश्वास करे। तो जब तक आप बेटर नैरेटिव नहीं देंगे, बेटर नैरेटिव क्या होगा? हम डेमोक्रेसी हैं, हम वेलफेयर स्टेट्स हैं, तो हमें डेवलपमेंट करके दिखानी पड़ेगी इन पर्टिकुलर जो है बैकवर्ड एरियाज़ की। तो वो हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे चलते हैं यहाँ पे। सो
मेजर जो है हम लोग हमारे बड़े पेज पे ही चलेंगे, विल लुक इनटू दिस। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओवर तमिलनाडु गवर्नर एड्रेसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस क्या है, कई ऐसे प्रोविजंस हैं, कई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, ठीक है, कोई ऐसा इशू आ गया, समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट हैव अ प्रोविजन, ओके, तो नॉट हैविंग प्रोविजन फॉर अ पर्टिकुलर इशू, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस। नाउ इस केस के अंदर तो हमारे पास ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रखी है, ठीक, तो ये जो है ये समझना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के अंदर पावर है टू डू द कंप्लीट जस्टिस। तो अगर कोई भी प्रोविजन किसी मुद्दे को लेके नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नहीं देगा। सो सुप्रीम कोर्ट विल हैव सम एडिशनल पावर, इवन उसके लिए चाहे वो गाइडलाइंस इशू करे, चाहे वो थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है जुडिशियल लेजिस्लेशन की फॉर्म में, वो चीज़ भी वो कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 142। क्लियर? तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। अब देखो यहाँ पे गवर्नर, कई चीज़ों को लेके गवर्नर की पावर डिबेट में चल रही थी, और ऐसे बोला जाता था कि गवर्नर अप्रूवल देंगे, विद होल्ड करेंगे, वो सारे पॉइंट्स थे, बट देर वॉज नो टाइम लिमिट दैट वॉज मैंशन। वो टाइम लिमिट को यहाँ पे जो है वो लेके आए हैं, तो दैट्स यू कैन से ग्रेट थिंग हियर। अब देखो इसको समझने वाली चीज़ है कि गवर्नमेंट को इसको अगर डील करना है तो एक कमेटी बनानी चाहिए, एक कमीशन बनाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होनी चाहिए, एक कमेटी, एक कमीशन बनाना चाहिए टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर देर इज कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस, जहाँ पे ज़्यादातर ये कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस हमें देखने को मिली है। क्लियर? वो तो एरियाज आपको एड्रेस करने ही करने हैं, बिना उसके तो बनेगी नहीं बात फिर। तो यहाँ पे ये पूरा मुद्दा था। अब देखिए इन्होंने जजमेंट क्या दिया है। सो मैक्सिमम लिमिट ऑफ 3 months फॉर गवर्नर टू डिसाइड ऑन बिल, ठीक है। नॉन कंप्लायंस में इनवाइट अ जुडिशियल एक्शन, बिल्कुल सही बताया कि उस केस के अंदर अगर गवर्नर फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर जुडिशियल रिव्यू होगा उसका, ठीक है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग, वो बिल्कुल है यहाँ पे, और कोर्ट ने बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लैरिफाई कर दिया है, तो बढ़िया है ये जो आउटकम यहाँ पे आया है। बट मैं आपको बता रहा हूँ गवर्नमेंट के एंड पे अभी भी काम करना ज़रूरी है, सरकार को ये देखना है, ऐसे बार बार आप जुडिशरी के भरोसे नहीं बैठ सकते हो। सो दिस इज द बिग आइडिया। अब देखिए यहाँ पे विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142। बिल्कुल, तो जहाँ पे कंप्लीट जस्टिस की बात आती है, कंप्लीट जस्टिस फैसिलिटेट करने के लिए जुडिशरी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई कानून अवेलेबल नहीं है तो उस मामले में जो है जुडिशरी चुप रहेगी, ये मुद्दा चल ही नहीं सकता। तो मैं आपको केस भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप सोचिए विशाखा गाइडलाइंस, नाउ विशाखा गाइडलाइंस दे आर रिलेटेड टू यू कैन से सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक, ये इससे रिलेटेड है। अब जब ये गाइडलाइंस आई थी उस समय जो है हमारे पास कोई एज सच टूल अवेलेबल नहीं था। क्लियर? तो वहाँ पे जब ये गाइडलाइंस आई तो कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया। नाउ देयर वाज अ यू कैन से बेबी मांझी केस, अब सरोगेसी रिलेटेड मैटर था, ओके, तो उस केस के अंदर अब इंडिया के अंदर इनिशियली कोई लॉ ही नहीं अवेलेबल था सरोगेसी वाले सिस्टम को लेके, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लैरिफिकेशन दिया था। तो ये आर्टिकल 142 यही कहता है कि भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट जो है जस्टिस नहीं करेगा, कोर्ट जस्टिस करेगा। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट कंस्ट्रेन्ड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय एनी पार्लियामेंट्री लॉ। कानून है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिस्ट्रेन नहीं होगा, जस्टिस करने की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भी देगा। क्लियर? देन मूविंग टू द एडिटोरियल सेक्शन, तो डीलिमिटेशन के इशू को यहाँ पे रेज किया गया है। तो उन्होंने कहा कि मुद्दा क्या है, देखो अभी तक क्या है, 1971 के सेंसस के बेस पे, मतलब इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसे फ्रीज कर दिया था नंबर ऑफ सीट्स को। उसके बाद दोबारा नंबर ऑफ सीट्स जो है वो फ्रीज की गई हैं 2026 तक, अब रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 82 एंड 170 मैंडेट्स डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पोस्ट सेंसस। ओके, तो हमें जो है ये डिलिमिटेशन एक्टिविटी करनी होती है, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि सीट्स को इंक्रीज करना है कि नहीं करना है, और ये जो है आइडिया है ये पॉपुलेशन के बेस पे होता है। क्लियर? ये आइडिया पॉइंट यहाँ पे बनता है। अब सिर्फ अगर आप पॉपुलेशन के बेस पे चलोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्पैरिटी है।
तो हमारे यहाँ पे नॉर्थ के स्टेट्स हैं, नाउ दे आर विल यू कैन से एक्सपेंडिंग, वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ काफ़ी फास्ट रेट पे चल रहा है, और इसीलिए वो डिसएडवांटेज पे होंगे अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पे चलेंगे, बिकॉज वो तो अपनी पॉपुलेशन को सक्सेसफुली कंट्रोल कर चुके हैं। साउथ मतलब साउथ के स्टेट्स तो कंट्रोल कर चुके हैं, नॉर्थ के स्टेट्स दे आर एक्सपेंडिंग, तो ये गड़बड़ आ जाएगी यहाँ पे। हिस्टोरिकल ट्रेंड अगर आप देखें, फ्लक्चुएशंस रही हैं लोकसभा सीट्स में ओवर पास्ट डिकेड्स बेस्ड ऑन द सेंसस डाटा, और अगर आप देखेंगे कि एवरेज पॉपुलेशन पर सीट हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द टाइम, तो ये एक मुद्दा ज़रूर बनता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ डीलिमिटेशन करो तो सही, लेकिन उसके अंदर जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं उसको भी देखो, तो बहुत अच्छा यहाँ पे सोल्यूशन इन्होंने बताया है। तो इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन एज अ क्राइटेरिया अगर आप लेते हैं तो उसको तो चैलेंज आएगा, बिकॉज उसमें रीजनल इम्बैलेंस हो जाएगा और फीलिंग ऑफ इनजस्टिस आएगी, स्पेसिफिकली साउथ के स्टेट्स जो पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, यूज अ डीफ्लेटर। डीफ्लेटर क्या है, यहाँ पे जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है उनको कुछ एडिशनल सीट्स मिल जाएं, वो करने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी, तो कॉन्स्टिट्यूंसी साइज जो है वो तो हमें बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। लार्जर कॉन्स्टिट्यूंसीज नॉट नेसेसरीली लेस इफेक्टिवली रिप्रेजेंटेड। ओके, पहले तो इस आउटलुक को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचते हो कि बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उसके अंदर आप ठीक तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आउटलुक ठीक नहीं है। अभी भी जो है बिल्कुल सिस्टम चल रहा है, कौन सा पूरे इंडिया के अंदर जो है बराबर है, तो ये पॉइंट तो फिर दोबारा आ जाएगा। अब यहाँ पे एक जो मुद्दा रेज किया गया, एक सजेशन आया है, दैट इज वी शुड यूज डिफ्लेटर अप्रोच। तो टोटल फर्टिलिटी रेट के अकॉर्डिंग जो है पॉपुलेशन के जो भी इंपैक्ट आ रहा है उसको आप लेके आइए। अब देखिए, अगर आप टोटल फर्टिलिटी रेट एज अ पैरामीटर लेके चलेंगे तो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज का नंबर आएगा 680 ही पॉपुलेशन का जो है वो नंबर इंक्रीज होगा, फर्टिलिटी रेट लेके चलते हैं तो। ठीक है भी, जिन्होंने अपने यहाँ पे फर्टिलिटी रेट को मेंटेन किया, अच्छा किया, उनके हिसाब से आप चलिए, तो ज़्यादा बड़ा सीट इंक्रीज का नंबर नहीं आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर आपको समझनी, अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन के नंबर पे चलते हो तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगी 1440। उतने बड़े लेवल के लिए तो हम शायद अभी रेडी भी नहीं हैं। तो इसीलिए ये सजेशन जो है ये ठीक लग रहा है कि आप टोटल फर्टिलिटी रेट एज अ पैरामीटर लेके चलिए, एंड उसके थ्रू आप जो है, एंड दिस ऑल शुड बी डन विद द डिबेट, पूरे अच्छे से डिबेट करके ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट बनाया गया है। देयर इज अनदर एडिटोरियल ऑन गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी में पहली बात तो ये समझनी गिग इकोनॉमी होती क्या है। सो बेसिकली आइडिया इज दिस, देयर आर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस बेस पे जो है एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। ओके, और इंडिया के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है बिकॉज ऑफ द ऐप बेस्ड सिस्टम। ठीक, ये हमने यहाँ पे बनाया है। अब उसी चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ठीक है ये नई चीज़ है, लेकिन इसके अंदर मुद्दे भी बहुत आए हैं। सोशल सिक्योरिटी का एक बिल्कुल मुद्दा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हायर एंड फायर हो जाता है, क्लियर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंश्योरेंस, ठीक है, रिस्क बहुत है क्योंकि मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं जो डिलीवरी बॉयज़, उसमें भी जो है मेजर मुद्दा होता है यहाँ पे। तो अब जो क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया गया कि पहले तो बताओ कि भी गिग इकोनॉमी से कैसे फ़ायदे हुए हैं, तो पहले हम उसको देखेंगे। देखिए, पहली चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। तो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने वर्क और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ पे बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो वुमेन के लिए तो ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। नाउ इट एनेबल्स वुमेन टू एंगेज इन गिग लाइक फ्रीलांस राइटिंग, ट्यूटरिंग, ऑनलाइन सेलिंग टू कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड इनकम। वो अपनी मर्जी से जो है सब कुछ कर सकती हैं। एंड यहाँ पे आप अगर आप देखिए तो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन कितना अच्छा है। ठीक है, बिकॉज जैसे ये ई एजुकेशन जो है सिस्टम स्टार्ट हुआ है, मैनी ऑफ देम आर टीचिंग, वो स्कूल्स उन्होंने ज्वाइन नहीं किए हैं, वो अपने ट्यूशन जो है वो घर पे पढ़ा रही हैं। सो ये एक अच्छा बेनिफिट है। एंड देन स्किल एनहांसमेंट, तो हमारे यहाँ पे लोगों को मौका मिलता है कि वो अपना स्किल एनहांस करें एंड उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है यहाँ पे। और ग्लोबल मार्केट एक्सेस है, सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे वुमेन कनेक्ट हो रही हैं ग्लोबल क्लाइंट से, और जियोग्राफिकल बैरियर्स जो हैं वो बिल्कुल रिड्यूस हो रहे हैं। तो दीज आर गुड थिंग्स। एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे बहुत हैं यहाँ पे। तो यू कैन स्टार्ट योर ओन वेंचर, बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्क लाइफ इंटीग्रेशन अच्छा चलेगा, वुमेन जो है अपने वर्किंग आवर्स अपने हिसाब से चूज़ कर सकती हैं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर वुमेन, ये बाकी गिग वर्कर्स के लिए भी लागू है।
and it reduces the gender biasness. Okay, so online platform offer anonymize the gender, और यहाँ पे बिल्कुल जेंडर बायसनेस वाली चीज़ कुछ भी नहीं है। और हमने देखा है कि डिलीवरी के अंदर वुमेन आर ऑल्सो यू कैन से एम्प्लॉयड, काफ़ी जगहों पे ऐसा हो रहा है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ है, ये अच्छी चीज़ है। एंड आपको सिर्फ एक अपना मोबिलिटी व्हीकल चाहिए होता है, आप आराम से जो है यहाँ पे ये काम कर सकते हो। तो दीज प्लेटफॉर्म्स आर क्वाइट वुमेन सेंट्रिक, तो ये अच्छे सॉल्यूशंस दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई है, तो मेजर मुद्दा था सोशल सिक्योरिटी का। ठीक, तो सोशल सिक्योरिटी के लिए वी आर वेटिंग फॉर कैबिनेट अप्रूवल। एक सेंटर की स्कीम आने वाली है जो गिग वर्कर्स को हेल्थ कवरेज देगी। एक तो पहली चीज़ आयुष्मान भारत, और प्लस इनका रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पे आपको कराना है। अगर जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, आप जो है वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। सो दीज थिंग्स आर द प्री रिक्वायरमेंट्स। क्लियर, तो एक तो डेडिकेटेड स्कीम प्लस आप उनको रजिस्टर करवाएंगे। बट इसके अंदर चैलेंजेस क्या हैं? तो करंट सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स रिस्पॉन्ड टू द न्यू वर्कर कैटेगरी एज दे इमर्ज। ओके, अच्छा, नीड फॉर प्रोएक्टिविटी, इंडिया मस्ट री इमेजिन इट्स सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू एड्रेस द इवॉल्विंग चैलेंजेस। ओके, बिल्कुल हमें जो है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारा सोशल जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इस नए टाइप की एम्प्लॉयमेंट के लिए शायद डिज़ाइन नहीं है, तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे आपको कानून के अंदर, और वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है। क्लियर, सो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग इफ़ वी आर मॉडिफाइंग। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन की बात करें, इंडिया ने ये रेटिफाई नहीं की है। क्लियर, ऐसी चीज़ ये फर्स्ट आपको समझना है। एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो वी आर क्रिटिसाइज फॉर एम्बिगुअस डेफिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं। तो अगर कोई चीज़ एम्बिगुअस है, क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन वैसे भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। सो ये जो है बात की गई है। एंड देन वेलफेयर बोर्ड्स जो हमारे यहाँ पे अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, वो उन्होंने ठीक तरीके से फंड्स को इस्तेमाल नहीं किया है। तो फंड्स हमारे पास बहुत आते हैं लेकिन हम उसको ढंग से यूज़ ही नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। एंड आइडिया इज दिस, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन की तरफ जाइए। वी हैव टू मेक आवर लॉज फ्यूचर रेडी। आपको कोड लेके आना पड़ेगा और ये चीज़ करनी ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज दीज आर द न्यू सिस्टम्स एंड वी शुड ऑल्सो बी अकोमोडेटिंग और एडजस्टिंग एज पर देम। तो आपके लॉज, आपके सिस्टम को, आपकी सरकार को इस नए डेवलपमेंटल यू कैन से गिफ्ट के साथ जो है हमें एडजस्ट करते रहना होगा। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पे एक एडिटोरियल है, ओपिनियन है, डिबेट है बेसिकली, क्या एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स इफेक्टिव हैं जुडिशियल करप्शन को रोकने के लिए। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक टूल अवेलेबल है, एक होती है प्री इम्पीचमेंट इंक्वायरी। ठीक, इम्पीचमेंट का प्रोसेस तो हमें पता है कि इम्पीचमेंट विल बी कैरिड आउट बाय पार्लियामेंट, लेकिन प्री इम्पीचमेंट इंक्वायरी का सिस्टम है एंड दैट प्री इम्पीचमेंट इंक्वायरी विल बी कैरिड आउट बाय जुडिशरी। ठीक, कि सीधा एक तरीके से आप पार्लियामेंट को आने दो या पार्लियामेंट सीधा इंटरवीन करे, पहला फर्स्ट स्टेप ये होता है, जुडिशरी खुद अपने लेवल पे इंक्वायर करने की कोशिश करती है। एंड आफ्टर दैट इंक्वायरी इज कंप्लीट, देन यू कैन से पार्लियामेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस विल कम इनटू पिक्चर। क्लियर, तो ये आज की डेट में अरेंजमेंट है कि आपने पहले तो एक इन हाउस इंक्वायरी सिस्टम बनाया है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपको समझेंगे कि हमारे यहाँ पे जुडिशरी के पास सस्पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट का जज सस्पेंड हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये पावर नहीं है। तो सीधा सोल्यूशन आपके पास इम्पीचमेंट का है, दैट विल बी कैरिड आउट बाय पार्लियामेंट। नाउ दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये इम्पीचमेंट की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए ये सवाल बनता है कि एग्जिस्टिंग जो हमारे यहाँ पे सिस्टम है, क्या वो एडिक्वेट है। देखो, मेजर पॉइंट तो समझना होगा, ये सब खेल शुरू कहाँ से होता है, आपको अपॉइंटमेंट से ही देखना पड़ेगा। यहाँ से ही आपको पहले से इम्प्रूवमेंट के जो है स्टेप्स लेने पड़ेंगे एंड ग्रेजुअली इट शुड लुक इनटू ऑल दीज। ठीक है, तो वो समाधान है इस चीज़ का। अभी क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। सो डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। अच्छा, अथॉरिटेरियन सरकारें काफ़ी आ रही हैं वर्ल्ड ओवर। ओके, बट पॉइंट इज दिस, दे आर हैविंग बैकिंग फ्रॉम द वोटर्स। वोटर्स से ही बैकिंग लेके ही आ रही हैं। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है ना, तो पीपल आर लाइकिंग सच टाइप ऑफ पीपल, तो ये उनका राइट है कि वो अपनी पसंद के लोगों को ही चूज़ करेंगे। ठीक, that is the idea. So this was the big picture for today's class and that's it for the day then. Thank you very much.